का आवाज अड्डा उन लोगों को समर्पित है जो जोखिम कम उठाना चाहते हैं और पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न ज्यादा पाना चाहते हैं। एक बात हर कोई मानता है कि एकाध अपवाद को छोड़ दें तो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन साथ में यह भी सच है कि यहाँ जोखिम यानी रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। तो आज हम उस डर को खत्म करेंगे। कई लोग जो शेयर मार्केट में हैं, डर उन्हें भी लगता है कि पता नहीं रिटर्न कितना मिलेगा, पैसा लगाएं, रुक जाएं, जो पैसा है उसको निकाल लें, कितना निकालें, कब निकालें, कितना रिस्क लें। ऐसे तमाम सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो आज हम इन सवालों के सटीक जवाब भी आपको देंगे, क्योंकि हम आवाज अड्डा में आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क और रिटर्न में बैलेंस कैसे बैठाएं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। हमारी इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब, साइट्रस एडवाइजर के फाउंडर संजय सिन्हा और रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत मैं करना चाहूँगा प्रकाश दीवान जी से। प्रकाश दीवान जी से शुरू करने के पीछे असली वजह यह है कि कुछ एक हफ्ते पहले हम लोग ये शो कर रहे थे तो उन्होंने आइडिया दिया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है रिस्क और रिटर्न में बैलेंस बैठाना। तो प्रकाश दीवान साहब, आप ही के पास मैं सबसे पहले आऊँ तो ये बैलेंस कैसे बैठाएं, क्या फैक्टर रखें, इन सब पे मैं चर्चा करूंगा आपसे आगे चल के। लेकिन शेयर मार्केट की भाषा में अगर कहें तो रिस्क किसको कहते हैं? नमस्कार लक्ष्मी जी, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और हाँ, ये सही है, हमने बात की थी क्योंकि आमतौर पे मार्केट में रिटर्न्स का अनुमान लगाना, रिटर्न्स का आकलन करना बहुत लोग जानते हैं और सारी टाइम चेष्टा यही रहती है कि हम रिटर्न को समझ सकें। लेकिन वो रिटर्न पाने के लिए जो जोखिम उठाते हैं, जो रिस्क हम लेते हैं, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको भी समझना जरूरी है। और हमारी मार्केट में रिस्क कई प्रकार के हैं एक्चुअली। मतलब अगर आप साइंटिफिकली देखें तो रिस्क का जो मेजरमेंट है वो एक बहुत बड़ा साइंस हो चुका है। और होता यह है कि उसको बारीकी से अगर देखेंगे तो बड़ी साइंटिफिकली एक एक लॉजिकल तरीके से अपनाया गया है। बट कुछ मैं ब्रॉड वो करूंगा क्योंकि इस प्रोग्राम में शायद सब कुछ तो कवर ना हो सके और हमारे बाकी गेस्ट भी हैं जो टिप्पणी कर सकेंगे इस पे। बट रिस्क होता है जब कोई चीज आपके अनुमान के हिसाब से ना चले या अनएक्सपेक्टेडली कोई और दिशा में चल जाए या उसकी मात्रा बदल जाए। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स है, वॉलेटिलिटी है, ये सब चीजें रिस्क के उसमें आती हैं। जो चीज हम चाहते हैं और जिस चीज का हम लोग एक एक आमतौर पे अनुमान लगा के बैठे होते हैं और वो चीज जब नहीं होती तो उस डेविएशन को हम लोग रिस्क कहते हैं। एक बहुत सिंपल लेमैन्स भाषा में समझा रहा हूँ। और उस परिभाषा को ही साइंटिफिकली अगर आप समझने की कोशिश करें या समझाने की कोशिश करें तो बहुत सारे प्रकार के रिस्क बन सकते हैं। जैसे आपने कोई इलिक्विड स्टॉक ले लिया, अब उसमें से निकलने की आपकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि लोअर सर्किट चलती रही, तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है। आपने कोई एक स्टॉक ऐसा ले लिया जिसमें पी मल्टीपल बहुत ही ज्यादा है, यानी वैल्यूएशन बहुत ही ऊंचे तौर पे घूम रहा है, और जब मार्केट में कोई हलचल हुई या कुछ गिरावट आई तो उसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा होने की वजह से वहां पे सेलिंग आती है तो वो वैल्यूएशन घटने लगते हैं, जो पी मल्टीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कभी कभी रेगुलेटरी रिस्क भी आ जाते हैं कि जैसे अभी पॉलिसी अनाउंसमेंट ट्रम्प सरकार की तरफ से आएंगे, किस टाइप के रेगुलेशन आएंगे, टैरिफ्स आएंगे, ये एक रिस्क बना रहता है कि हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, बट कुछ अगर हो गया तो वो है। तो उस रिस्क लेने की क्षमता को भी हमें अपने उसमें भापना चाहिए। और चौथा रिस्क होता है कि बैलेंस शीट, आपने कंपनी की स्टोरी तो समझ आ गई कि कंपनी बहुत कुछ आगे चल के काम करेगी, बिजनेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट में क्या नुक्स है, कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, कहाँ पे मार पड़ सकता है। तो जो फंडामेंटली बॉटम अप बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या है, तो उसकी बैलेंस शीट का रिस्क समझना जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत सारे रिस्क है। बट जो जो आज आप भाव देखते हैं मार्केट में, वो ये सारे रिस्क का समावेश करके उसमें भाव में समेटा जाता है कि भाई ये रिस्क की वजह से ये भाव मिल रहा है। सो एक चीज है जो ग्रोथ है, जो रिटर्न की अपेक्षा बनी हुई है,
और एक चीज है कि क्या चीज गलत हो सकती है, तो वो रिस्क आपको दर्शाएगा। तो इन दोनों का संतुलन जो है, उससे मार्केट में एक स्टॉक का भाव वो किया जाता है, नक्की होता है, और उसी हिसाब से हम लोग उम्मीद बनाते हैं कि रिटर्न यहाँ से हम लोग कैसे कमा सकते हैं। तो ये तो रही बात कि किसी स्टॉक में, किसी सेगमेंट में स्पेसिफिक रिस्क कैसे, अलग अलग तरह के रिस्क क्या होते हैं। गौरांग शाह साहब, मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इन्वेस्टर्स के लिए, किसी इन्वेस्टर के लिए ये रिस्क हो सकता है, किसी के लिए वो रिस्क नहीं हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो एक इन्वेस्टर, या फिर कहें कि हम ये जानना चाहिए कि हमारे लिए रिस्क है कि नहीं है, तो इसमें किस फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो लक्ष्मण भाई, आपके साथ मैं पहली बार इस मंच पर बात कर रहा हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे शो में आप आए और पहली बार आए, और आगे भी आपको मैं कई बार आमंत्रित करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करूंगा। सीएनबीसी बाजार के सभी दर्शकों को, आपको, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जोखिम मेरे ख्याल से हम हर एक मानव के जीवन में जोखिम होता है। अगर आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी उतनी ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जोखिम किस प्रकार के होते हैं? सबसे मेरा जहां तक मानना है, अगर मैं सही हूं तो, किसी भी चीज की जानकारी न होना, या फिर सबसे ज्यादा जोखिम है कि आधी जानकारी होना, ये सबसे बड़ा जोखिम है। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल निहत्थे हैं, और आपको किसी भी तरफ से, किसी भी दिशा से, किसी भी प्रकार का वार हो सकता है। दूसरा जो सबसे मुद्दा मुझे आज की तारीख में लग रहा है, वो है आजकल ये जो अनौपचारिक महाविश्वविद्यालय, व्हाट्सएप और यूट्यूब और बाकी अन्य विद्यालय में जो महाबुद्धिमान ज्ञानी लोग बैठे हैं, और जिस प्रकार से वो अफवाहें फैलाते हैं, उसकी पहचान करना और परख करना। और एक बात जोखिम की मुझे ये भी लगती है कि किसी के कहने पर, किसी की बातें सुन के या किसी की नकल करके अगर आप निवेश करते हैं बिना जानकारी के, तो ये सबसे बड़ा, ये तीन जो मुद्दे हैं वो मेरे हिसाब से सबसे बड़े जोखिम है। लोग प्रयास यही करते हैं कि भाई अगले ने कितना कमाया, क्या मैं उससे दुगना कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। ये तुलना करने ही अपने आप में समय का व्यर्थ करना है और आपकी ऊर्जा का व्यर्थ करना है। आपको ये देखना है कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, आपके पास समझ कितनी है, और आपके पास समय कितना है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चुनौती, खास करके ये जो सोशल मीडिया और ये जो आजकल नई सब चीजें चल रही हैं, वहां पर जो महाज्ञानी लोग हैं और जिस प्रकार से वो ज्ञान बांट रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो इस तरह के अनौपचारिक, अनऑथराइज्ड या बगैर सोचे समझे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो उससे बचना चाहिए। और एक बात और आपकी अच्छी लगी कि चीज़ों को नहीं जानना भी रिस्क है, और आधा अधूरा जानना और उससे ज़्यादा बड़ा रिस्क है। लेकिन आपने एक जो बात कही कि आपको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। संजय सिन्हा साहब, कि एक इन्वेस्टर को कैसे समझे कि हमारी क्षमता कितनी है? कई लोगों की क्षमता कम होती है, कई लोगों को ज़्यादा होती है। तो क्या कोई सेट फार्मूला आप लोग सजेस्ट करते हैं कि इस फार्मूले को देखिए, किसी के लिए रिस्क लेने की क्षमता हो सकता है ये आधार पर देखें तो कम हो सकती है, किसी की उम्र के आधार पर हो सकता है, किसी के सरप्लस फंड के आधार पर हो सकता है। तो क्या सेट फार्मूला क्या आप लोग अपनाते हैं? तो ऐसे देखिए, बहुत सारे थंब रूल हैं जो अपनाए जाते हैं। हाँ, एक तो बहुत ही पॉपुलर थंब रूल है कि आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी कितना होना चाहिए, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 100 माइनस योर एज। हाँ, वो होना चाहिए आपकी इक्विटी की एक्सपोजर। दूसरा जो थंब रूल ये है कि आप जब भी निवेश करें, कम से कम 6 महीने तक की जो आपकी खर्च की जरूरत है, वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना डालें जहां पर उसका कैपिटल वैल्यू एरोड होने का रिस्क हो। एक दूसरा फॉर्मूला ये है। इसके साथ ही साथ लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि आप 50-30-20 का फॉर्मूला यूज करिए। 50% अपनी इनकम अपने खर्च के लिए, 30% अपने डिस्क्रिशन के लिए, और 20% सेविंग्स के लिए। तो ये जो जितने थंब रूल जो हैं लक्ष्मण जी, हाँ, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं। आज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर और पर्सनल फाइनेंस अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है।
इसी के लिए कोई भी थंब रूल अप्लाई करने के बदले मेरे सुझाव से अगर किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ लोग अपनी रिस्क टॉलरेंस को निर्धारित करें तो वो बेटर है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये थंब रूल तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो रिस्क टॉलरेंस के लिए जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हमारी साइकोलॉजिकल मेकअप कैसी है, हम कह सकते हैं कि हाँ हम 100 माइनस एज का फॉर्मूला तो लगा दिए, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं रिस्क लेने के काबिल नहीं हूँ। जब भी बाजार में थोड़ा बहुत हलचल आता है तो मैं डर जाता हूँ। तो ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये भी अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है टू फिक्स आपकी रिस्क टॉलरेंस। तो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल सलाह के साथ अपनी रिस्क टॉलरेंस को डिफाइन करें तो वो बेटर है। बिल्कुल, ये एक जाहिर तौर पे जब भी आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो हम लोग जो बातें करें एक मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप पैसा लगाने जाते हैं तो ज़ाहिर तौर पे एक प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्शनेबल पॉइंट वहाँ पे दिखेगा, जो आपकी ज़रूरतों को आपके कस्टमाइज़ करके ज़रूरतों को बताएँगे। अभिषेक अग्रवाल